हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। ठीक है, ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए एंड जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे कि रेशियो होता क्या है और रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, इस यानी और इसको कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है और इसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो देखेंगे कि कौन कौन से रेशियो है जो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रेशियो से। तो रेशियो अनुपात क्या होता है। ठीक है, देखो जब दो संख्याओं का परिमाणात्मक संबंध इस प्रकार ज्ञात किया जाए जिससे कि एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध दृष्टिगत हो तो उसे अनुपात कहते हैं। देखो अनुपात के लिए दो संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, एक संख्या का अपन रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। जब दो संख्या होगी, दो संख्याओं का परिमाणात्मक संबंध इस प्रकार ज्ञात किया जाए जिससे कि एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध दृष्टिगत हो तो इसे अनुपात कहते हैं। दो संख्या में कंपेयर कर सकते हैं और इसमें रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसे अपन रेशियो कहते हैं। देखो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अपने पास जो करंट असेट्स है वो अपने पास है 16,000 और जो करंट लायबिलिटीज़ है वो अपने पास है 4,000। तो देखो करंट असेट्स का करंट लायबिलिटीज़ से अनुपात क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास अगर 1 रुपये की लायबिलिटीज़ है तो अपने पास करंट असेट्स कितने रुपए हैं, 4 रुपये हैं। ठीक है, इसमें इजीली एक्सप्रेस हो जाता है ये। देखो अब आगे क्या पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। देखो अनुपात विश्लेषण क्या होता है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की प्रमुख तकनीक है। जो भी अपने वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनको एनालिसिस करने की एक तकनीक है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से, जैसे बैलेंस शीट हुआ, पेंडल अकाउंट हुआ। ठीक है, यह वित्तीय विवरणों की मदों या मदों में परिमाणात्मक संबंध स्थापित करके वित्तीय विवरणों की संख्याओं को सरलीकृत, व्यवस्थित तथा संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करने का प्रयास है। ठीक है, देखो जो भी बैलेंस शीट के अंदर जो भी मदें होती है और पेंडल अकाउंट के अंदर जो भी मदें होती है उसको एकदम इजी तरीके से ही एक्सप्रेस करते हैं ताकि इजीली कोई भी व्यक्ति से समझ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अकाउंट्स का कोई भी ज्ञान नहीं हो तो भी वह इसको अच्छे से समझ सकता है अगर अपन उसको रेशियो में दिखा दे तो। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या, अब देखो अपन देखते हैं कि अनुपातों की जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, अपन रेशियो को किस किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो शुद्ध अनुपात के रूप में, पहला कौन सा है, शुद्ध अनुपात के रूप में, जैसा पहले अपन ने पढ़ चुका है। करंट असेट्स अपने पास है 16,000 और करंट लायबिलिटीज़ अपने पास 4,000, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:1। ठीक है, अब देखो टाइम्स के रूप में यानी कि गुने के रूप में, यानी कि ये इतने गुना है, ऐसे किसी समयावधि में एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। ठीक है, जैसे सेल्स है अपने पास 80,000 एंड जो फिक्स असेट्स है वो अपने पास है 20,000, तो सेल्स फिक्स असेट्स की 4 गुनी है। पता चल गया, 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000 तो 4 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यानी कि 4 गुना है, 4 टाइम्स है अपने पास। ठीक है, और शुद्ध प्रतिशत के रूप में, यानी अपने पास सेल्स है 80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास 20,000। ठीक है, तो 20,000 है वो 80,000 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। तो अपने पास 3 चीज़ें होती है जिसमें अपन जो रेशियो है उसको एक्सप्रेस करेंगे, आगे करेंगे तब समझ में आ जाएगा और भी। यानी कि इसको करते हैं शुद्ध अनुपात के रूप में, टाइम्स यानी गुने के रूप में और शुद्ध प्रतिशत के रूप में। ठीक है, अब देखो
ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अपन क्यों पढ़ते हैं रेशियो एनालिसिस, है ना। कंपनी में रेशियो क्यों बनाए जाते हैं, रेशियो एनालिसिस क्यों किया जाता है। देखो फर्स्ट पॉइंट है लेखांकन समंकों का सरलीकरण, ताकि जो भी कंपनी में लेखांकन किया गया है उसको सरलता से समझाने के लिए। देखो अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी में जाता है तो कंपनी के अगर बैलेंस शीट एंड पेंडल अकाउंट को देखता है तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसको रेशियो में दिखाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसको इजीली समझ सकता है, ठीक है। जिसको अकाउंट्स नहीं आती हो, जिसको बिल्कुल ज़्यादा ज्ञान नहीं हो अकाउंट्स का, वो भी उसको इजीली समझ सकता है, ठीक है। अनुपातों के तुलनात्मक अध्ययन से व्यवसाय की प्रगति अथवा अवनति के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। देखो अनुपातों के तुलनात्मक अध्ययन से इसमें देखा जाता है कि कंपनी में यानी कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले साल से तुलना की जाती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट में देखा जाता है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें व्यवसाय की प्रगति तथा अवनति के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो अनुपातों के आधार पर संस्था संबंधित रखने वाले भारी पक्ष यथा विनियोक्ता, ठीक है, इन्वेस्टर, अंसारी, शेयर होल्डर, पूर्तिकर्ता, सप्लायर्स तथा लेनदार क्रेडिटर्स आदि को आर्थिक स्थिति की मजबूती अथवा कमजोरी की जानकारी मिल जाती है। अब देखो अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर उसका शेयर होल्डर बनना चाहता है तो वो ऐसे ही तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देता। सबसे पहले वो क्या करता है, कंपनी में जाके देखता है, रेशियोज़ को देखता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है, ठीक है, कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, करंट असेट्स कितनी है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी जो कैपिटल है वो फंस जाएगी। और सेल्स को देखेगा वो, अगर कंपनी में सेल्स प्रॉपर हो रही है तो इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अधिक रहेगा तो कंपनी की कैपिटल उसमें फंसी रहेगी। अगर फंसी रहेगी तो कंपनी जो भी इन्वेस्टर है उनके पेमेंट है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ना तो इंटरेस्ट दे पाएगा और ना ही पता नहीं प्रिंसिपल अमाउंट भी आए या नहीं आए उनका, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी इन्वेस्टर है और जो भी अंशधारी है, पूर्तिकर्ता, सप्लायर्स क्या देखता है, सप्लायर्स देखता है कि कंपनी सही से पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कंपनी की अगर सेल्स सही हो रही होगी तो ही वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। सेल्स एंड प्रॉफिट को देखता है जो सप्लायर्स है वो, ठीक है। ये सब आर्थिक स्थिति की मजबूती तथा कमजोरी की जानकारी मिल जाती है। इन सब से रेशियो एनालिसिस करके उनको पता चल जाता है कि कंपनी की स्थिति मजबूत है या कमज़ोर है। उसके बाद में ही वो डिसीज़न लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। देखो अभी अपने ऊपर लेते हैं, अगर अपन बैंक में जाते हैं कभी लोन लेने के लिए या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक अपने पास ऐसे ही तो पैसे नहीं दे देता है, ट्रस्ट नहीं करता है अपने पर। तो वो क्या करता है कि अपनी सबसे पहले देखता है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी इनकम क्या है, अगर इनकम अच्छी होती है और आपका बैंक बैलेंस क्या है, ठीक है, ये सब अच्छा होता है तो ही बैंक अपने को लोन देता है, अदरवाइज़ नहीं देता है अपन को, ठीक है। ऐसे ही किसी के पास अपन पैसा लेने जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो वो देखता है पहले कि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, उसके बाद ही अपने को पैसे देता है, ठीक है। इस प्रकार जो रेशियो एनालिसिस है वो कंपनी के जो बाहरी पक्ष है उनको जानकारी देने के लिए भी बनाए जाते हैं, ठीक है। देखो प्रबंध के उपयोग में भी सहायक है। जो रेशियो एनालिसिस है वो जो प्रबंधकीय उपयोग है में भी सहायक होते हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट कम हो रहा है यानी कि सेल्स कम हो रही है
तो कंपनी में अच्छे से, तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो अच्छे से किया जाएगा, और ताकि अच्छे से और अधिक सेल्स हो, प्रॉफिट हो कंपनी को, इस प्रकार प्रबंध किया जाता है। उसमें तरलता स्थिति, कंपनी की तरलता स्थिति भी पता चल जाती है। कंपनी के पास अगर लायबिलिटी, कंपनी के पास कितनी करंट असेट्स है, ताकि वह करंट जो लायबिलिटीज़ है उसका पेमेंट कर सके। और इससे पता चल जाता है कि जो कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको पता चलता है कि अपने पास यानी कि जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसा है भी या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये तरलता स्थिति को जानने में सहायक है। लाभदायकता का माप हो जाता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट हो भी रहा है तो कितना हो रहा है, और प्रॉफिट में इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब अपन जो रेशियो एनालिसिस है वो करके पता लगा सकते हैं। अब देखो परिचालन कुशलता का माप। परिचालन कुशलता का माप यानी कि जो भी डे टू डे एक्टिविटी हो रही है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए भी अपन रेशियो एनालिसिस करते हैं। ये बाद में इसको अच्छे से समझा दूँगी, अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, देखो अब अपन करते हैं अनुपातों का वर्गीकरण। अलग अलग पार्ट में बांटा गया है इनको। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, देखो सबसे पहला कौन सा है, तरलता अनुपात, लिक्विड रेशियो। दूसरा कौन सा है, क्रियाशीलता अनुपात, लिक्विडिटी और इफ़िशियंसी रेशियो। ठीक है, और तीसरा है अपने पास लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एंड चौथा है अपने पास उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात, लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। और अपने पास जो 5 है वो है विनियोग विश्लेषण अनुपात, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। ठीक है, अब अपन इसमें पहला पढ़ेंगे तरलता अनुपात, लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो अपने को कंपनी की लिक्विडिटी बताता है। ठीक, और इसको अपन अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। देखो कंपनी के अंदर 2 प्रकार की असेट्स होती हैं। पहली कौन सी होती है, फिक्स असेट, दूसरी करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स को ही अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड असेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिक्विड असेट्स हो जाती है। और लिक्विडिटी यानी कि जिसमें तरलता हो, जो एकदम फिक्स नहीं हो। ठीक है, जो करंट असेट्स है वो चेंज होती रहती है अपनी, फिर उसका पेमेंट करते हैं, फिर अराइज हो जाती है, डेप्टर्स को फिर पेमेंट करते हैं, फिर वापस डेप्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको पढ़ेंगे अपन। इसके जो पार्ट है वो है, इसमें तरलता अनुपात में पढ़ेंगे अपन चालू अनुपात, करंट रेशियो, तरलता या त्वरित अनुपात, लिक्विड और क्विक रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसके 3 पार्ट है कि जो तरलता लिक्विड रेशियो है उसमें अपन 3 रेशियो पढ़ेंगे, चालू अनुपात, करंट रेशियो, तरलता या त्वरित अनुपात। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। अब देखो चालू अनुपात, करंट रेशियो में क्या क्या आता है। करंट रेशियो में अपन देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें अपन जो फॉर्मूले होते हैं उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, इसको रटेंगे नहीं। जब अपने को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो रटने की ज़रूरत नहीं रहती है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने को याद रहते हैं। ठीक है, देखो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इसमें जो भी इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए करंट जो असेट्स है वो कंपनी के पास कितनी है, यह जानने के लिए करंट रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, देखो करंट असेट्स किसे बोलते हैं, ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें 1 साल में नकद में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, डेप्टर्स हुआ, कैश हुआ, और ये सब हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉक हुआ, इनको क्या माना जाता है, करंट असेट्स। एंड करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में अपने को करना है। ठीक है, देखो करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए अपने को करंट असेट्स चाहिए। करंट लायबिलिटीज़ कभी भी आ सकती है। ठीक है, कभी भी अपने को पेमेंट करना होता है, उसके लिए अपने पास इतना पैसा होना चाहिए।
ठीक है। अपने घर में भी जैसे अपने पास कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कभी भी अपने पास लायबिलिटीज़ आ सकती है, तो उसके लिए अपन घर में थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, हो जाएगा करंट असेट्स अपनी, ठीक है। अब देखो करंट असेट्स में अपन क्या क्या लेते हैं। देखो करंट लायबिलिटीज़ है इधर, और इधर करंट असेट्स अपने पास। करंट लायबिलिटीज़ में किस किस को ऐड किया है, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेएबल को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, शॉर्ट टर्म लोन को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेमेंट पेएबल, डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये सब क्या हो जाएंगे अपने करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और करंट असेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, कैश एंड बैंक, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपन ने असेट्स, करंट असेट्स माना है, क्यों, क्योंकि इसका भुगतान नहीं करना, ये पहले ही अपने पास क्या अपन ने पहले ही इसका भुगतान कर दिया, ठीक है, पहले इसको पेड कर दिया अपन ने, तो अब ये अपने को करंट असेट्स को क्या करती है, कम करती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या माना है अपन ने, ये अपनी करंट लायबिलिटीज़ को कम करती है, इसलिए इसको क्या माना है अपन ने, असेट्स माना है, ठीक है। देखो इसका जो आइडल रेशियो है वो है 2:1, ठीक है। देखो कंपनी के पास अगर 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ है, तो कंपनी के पास 2 रुपये की करंट असेट्स होनी ज़रूरी है, यानी कि इतनी तो 2 गुनी तो अपने को रखनी है। अगर 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज़ है तो 2 रुपये अपने को करंट असेट्स रखनी है, तभी कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी और अच्छे से भुगतान कर पाएगी, ठीक है। आया। अब देखो इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो लेते हैं अपन। लायबिलिटीज़ है अपने पास और इधर असेट्स हैं। ये शेयर कैपिटल, रिज़र्व, 15% डिबेंचर, ये अपनी करंट जो लायबिलिटीज़ है वो नहीं है। पेंडल अकाउंट भी नहीं है। बैंक और ड्राफ्ट, देखो इसमें बैंक और ड्राफ्ट है करंट लायबिलिटीज़। बैंक और ड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। देखो फिक्स असेट्स अपनी करंट असेट्स नहीं है। स्टॉक हो जाएगी, डेप्टर्स, BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। करंट समझ में आ रहा है, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास कितनी असेट्स है ये ज्ञात करने के लिए अपन करंट रेशियो याद करते हैं, ठीक है। देखो जो करंट असेट्स है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, थोड़ी बहुत जगह रख देंगे ये करने के लिए। नीचे ये वर्किंग नोट हो जाएगा अपना। तो करंट असेट्स हो जाएगी अपनी, स्टॉक हो जाएगी, डेप्टर्स, BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश प्लस बैंक हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगी। ये जो करंट असेट्स अपनी हो जाएगी 2,20,000 और करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगी बैंक ओवरड्राफ्ट, BP एंड क्रेडिटर्स। तो ये हो जाएगी अपनी 80,000। यहाँ पे करंट असेट्स की जगह करंट असेट्स रखेंगे, करंट लायबिलिटीज़ की जगह करंट लायबिलिटीज़ रखेंगे, ये हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा 2.75:1, ठीक है। अब देखो जो रेशियो था वो कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 2:1 होना चाहिए था, ठीक है। आइडल रेशियो था ना अपना, ये रहा, वो होना चाहिए था 2:1, ठीक है। लेकिन अपने पास यहाँ कितना है, 2.75 अपने पास असेट्स, और जो 1 रुपये के अपने को जो पेमेंट करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, उसके लिए अपने पास कितनी करंट असेट्स है, वो है 2.75, यानी कि अपना जो कंपनी की जो करंट रेशियो है वो सही है, ठीक है। अब देखो तरलता अनुपात या त्वरित अनुपात, लिक्विडिटी और क्विक रेशियो, यानी कि अगर अभी अगर कोई अपने पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाती है तो अपने पास कितनी करंट असेट्स होनी चाहिए, कंपनी के पास कितनी करंट असेट्स है ताकि उसका पेमेंट कर सकती है कंपनी।
इसके बारे में देखेंगे। इसे अम्लपरक अनुपात एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है वेरी। ठीक है, देखो अब इसको कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। लिक्विडिटी और क्विक रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड और क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट, अगर कोई किसी टाइम करंट लायबिलिटीज़ सारी एक साथ आ जाती है और किसी एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, जैसे आज ही अपने पास आ गई करंट लायबिलिटीज़, तो अपने पास क्विक असेट्स कितनी है। ठीक है, यानी कि जिसे अभी के अभी अपन उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैश में चेंज कर सकते हैं। लिक्विड और क्विक असेट्स आ जाएगी। करंट असेट्स में से अगर अपन स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, लिक्विड और क्विक असेट्स आ जाएगी। देखो स्टॉक को अपन करंट असेट्स नहीं मान सकते हैं, क्विक करंट असेट्स नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अपन इसको जल्दी से अपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, पता नहीं डिमांड हो या नहीं हो। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्विक असेट्स नहीं है, क्योंकि ये अपने पास ये तो पहले के भुगतान है, अपन इसको कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपन इसको लेस कर देते हैं। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट असेट्स में से लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिक्विड और क्विक असेट्स आ जाएगी। अगर अभी के अभी इतना करंट असेट लायबिलिटीज़ अपने पास आ जाता है तो अपने पास कितनी क्विक असेट्स है जिससे अपन जल्दी से जल्दी केस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका जो आदर्श अनुपात है, आइडल रेशियो, वो है 1:1। इट मीन्स अगर अपने पास 1 रुपये की लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है, तो उसको पेमेंट करने के लिए जो क्विक असेट्स है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 रुपये होनी चाहिए। देखो अब लिक्विडिटी और क्विक रेशियो, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे, करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी अपने पास करंट असेट्स है उसमें अपन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने पास करंट असेट्स थी, पहले निकाला हुआ था, ये रही, तो इसमें से अपन स्टॉक, ये रही। ठीक है, तो अपन इसमें से क्या लेस कर देंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो अपने पास क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी क्विक असेट्स आ जाएगी, वो आ जाएगी 1,35,400 आ जाएगी। ठीक है, और करंट असेट्स अपने पास है ही, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1.69:1 हो जाएगी। ठीक है, अपने पास 1 रुपये अगर अपने पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाता है तो अपने पास क्विक जो असेट्स है वो कितनी है, 1.69 है, या 7 भी आ सकता है, कर सकते हैं अपन 1.7। ठीक है, तो अपना जो रेशियो है वो सही है एकदम, जो क्विक रेशियो है वो सही है। क्योंकि यहाँ पे 1 से ज़्यादा है अपने पास, जो असेट्स है अपने पास, क्विक असेट्स है वो ज़्यादा है अपने पास। देखो अब क्या है अपने पास, पूर्ण तरलता अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या माना गया है, यानी कि एकदम तरल अनुपात, एकदम, यानी कि इसमें ओनली असेट्स में ओनली केस को लिया जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़। ठीक है, इसमें लिक्विड लायबिलिटीज़ लिया जाता है, यानी जिसका पेमेंट करना बहुत ज़रूरी हो अभी के अभी, और एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स मीन्स यानी कि जिसका भुगतान अभी के अभी पेमेंट, यानी कि आज अभी के अभी जस्ट। ठीक है, अगर कोई असेट्स लायबिलिटीज़ आ जाती है तो उसका पेमेंट अपन कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, इसमें ओनली कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को ही लिया जाता है। ठीक है, और लिक्विड लायबिलिटीज़ में क्या लिया जाता है, इसमें बैंक और ड्राफ्ट को छोड़कर सभी करंट लायबिलिटीज़ को लिया जाता है। बैंक और ड्राफ्ट को छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है, देखो बैंक और ड्राफ्ट का पेमेंट अपन बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है,
थोड़ा टाइम बाद में भी कर सकते। अब बैंक ड्राफ्ट होता क्या है ये देखो, अगर अपन अपने बैंक में जब अपना कुछ चालू खाता हो, ओनली बैंक और ड्राफ्ट तभी मिलता है अपन को जब अपना अकाउंट चालू करंट हो, ठीक है। सेविंग अकाउंट वगैरह में नहीं मिलता है अपने को बैंक और ड्राफ्ट। जब अपना अकाउंट करंट अकाउंट हो तब बैंक अपने को ये सुविधा देती है कि अगर अपने पास बैंक में कम पैसा है तो भी अपन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा निकलवा सकते हैं। अगर अपने पास बैंक में 10,000 रुपये हैं तो अगर बैंक अपने को बैंक और ड्राफ्ट की सुविधा देता है तो अपन बैंक में से 15,000 रुपये भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की सुविधा बैंक और ड्राफ्ट होती है। अब देखो इसका पेमेंट अपन बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ नहीं है अपना, ये करंट लायबिलिटीज़ है लेकिन लिक्विड लायबिलिटीज़ नहीं है अपनी। इसमें थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, इसलिए इसको लिक्विड नहीं माना है, ठीक है। अब देखो इसका जो आइडल रेशियो है वो क्या होता है, ये होता है 1.5:1, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़ एंड असेट्स है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ये काम का नहीं है अपने ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा करंट लायबिलिटीज़ है और करंट असेट्स है। तो क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक और ड्राफ्ट। इसमें आ गया कैश, डेप्टर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक, ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज़, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में क्या आएगा, ओनली इसमें आएगा कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी कि एब्सोल्यूट पूर्ण एकदम पूरी लिक्विडिटी हो जिसके अंदर एकदम लिक्विडिटी, ठीक है। तो एकदम लिक्विडिटी तो किस में होती है, कैश, बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। और लिक्विड लायबिलिटीज़ क्या होती है, क्रेडिटर्स प्लस बीपी प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें अपन ने ओवरड्राफ्ट को ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें डिले भी कर सकते हैं अपन, इसलिए ये हो गया 1,70,000। और अपनी एब्सोल्यूट करंट जो लिक्विड असेट्स है वो हो गई 2,50,000। तो अगर अपन इसको करेंगे सॉल्व तो अपना ये हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1 रुपये के, अगर अपने पास करंट लायबिलिटीज़ है तो उसको पेमेंट करने के लिए अपने पास 1.47 रुपीज़ क्या है करंट असेट्स, अपन इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। देखो ओके, थैंक यू गाइस।